नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद हम लोग शुरू करेंगे, जो बिल्कुल हम लोग का 0 से रहेगा। तो देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद में क्या क्या चीज आता है और बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद के पहचानने का तरीका, इतना चीज आज हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। इसमें से पहला पॉइंट हम लोग का बहुपद, यानी बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, एक बीजीय व्यंजक जिसमें सम्मिलित चरों की घात ऋणात्मक नहीं होती बहुपद कहलाता है। यानी जो चर होता है, एक बीजीय व्यंजक होगा जिसमें चर होगा, उस चर का घात सदैव धनात्मक होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोग बहुपद कहेंगे। अब चलिए देखिए, बहुपद से जुड़े हुए बहुत सारा पद है, उसको समझेंगे तब बहुपद का पहचान समझेंगे, तब हम लोग का आगे क्लियर होगा। देखिए, बहुपद में पहला पॉइंट है चर। पहला पॉइंट है हम लोग का चर, दूसरा पॉइंट है अचर। पहला पॉइंट चर, दूसरा पॉइंट अचर, तीसरा पद, चौथा व्यंजक, पांचवा समीकरण, घात, गुणांक, प्रारूप, शून्यक। यानी इतना पॉइंट हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का बहुपद क्लियर हो जाएगा। यानी बहुपद का पहचान करने में आसानी होगी, बहुपद का हल करने में आसानी होगी। चलिए देखिए, इसमें से पहला हम लोग चर को देखते हैं। अब देखिए, चर किसे कहते हैं, यानी वेरिएबल, जिसका मान गणितीय रूप में बदलता रहे उसे चर राशि कहते हैं या चर कहते हैं। यानी जिसका मान गणितीय रूप में बदलता है उसे चर कहते हैं। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका मान गणितीय रूप में बदलता रहे उसे चर कहते हैं। देखिए, जिसका मान गणितीय रूप में बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे देखिए, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं x + 2 = 5। x + 2 = 5। अब बताइए यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 3। वहीं हम यहां पर लिख दे x + 3 = 6 नहीं, यहां पर हम लिख देते हैं 8। x + 3 = 8। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5। देखिए यही x है, इसका मान यहाँ पर 3 हो गया, यही x है, इसका मान यहाँ पे 5 हो गया। यानी गणितीय रूप में इसका मान बदला तो ये x हमारा क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अचर को। अब देखिए आगे है हम लोग का अचर। अब अचर राशि किसको कहा जाता है, ये तो चर हम लोग का हो गया अचर, यानी अचर जिसका मान गणितीय रूप में न बदले उसे अचर राशि कहते हैं। देखिए लिख देते हैं, जिसका मान गणितीय रूप में न बदले उसे अचर राशि कहते हैं या अचर संख्या कहते हैं। यानी जिसका मान क्या होना चाहिए, गणितीय रूप में नहीं बदलना चाहिए, उसे अचर राशि कहते हैं या अचर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर दे दिए 8, 15, 20। ये देखिए जो 8 है, कोई क्वेश्चन में भी इसको 8 ही पढ़ेगा, 8 ही बताएगा, और इसका मान फिक्स 8 ही होगा। घर पे भी जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, 8 ही लोग बताएंगे, और इसका मान 8 फिक्स है। ये 20 है, इसका 20 मान सभी जगह फिक्स है, ये 20 बदलेगा नहीं। चलिए आप लोग का चर और अचर दोनों क्लियर हो गया। आगे हम लोग पद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर दे देते हैं, पहले व्यंजक पहले पद लिख देते हैं 2x + 3। कोई पूछेगा इसमें कितना पद है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें 2 पद है। अब पद का पहचान कैसे किया जाएगा, देखिए पद का पहचान धनात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह से किया जाता है। अब देखिए ये हमारे पास कोई बहुपद है
और इसमें देखेंगे हम लोग कि प्लस और माइनस का चिन्ह कितना है, गुना और भाग का नहीं, प्लस और माइनस का, यानी जितना प्लस और माइनस रहेगा इसमें उतना ही पद होगा। देखिए आगे ये क्या लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है 2x, यानी आगे प्लस हमारा छिपा है, एगो यहाँ पे प्लस, यानी इसमें एगो ये पद एक ये पद, यानी इसमें 2 पद है। जैसे और लिख देते हैं, इसमें कितना पद है, तो देखिए इसमें एक प्लस यहाँ पर छिपा हुआ है, एक माइनस यहाँ पे है, एक प्लस यहाँ पे है, यानी इसमें 3 पद है हमारा है। यानी पद की पहचान हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से करेंगे। जितना धनात्मक चिन्ह और या ऋणात्मक चिन्ह रहेगा वो कुल मिला के पद उतना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं व्यंजक के तरफ। देखिए व्यंजक, व्यंजक क्या है, हम लोग का चर हो गया, अचर हो गया, पद हो गया, अब आगे है व्यंजक। व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर का मिक्सचर होता है, चर और अचर मिक्स रहता है। जैसे देखिए हम लिख दिए 2x + 3, इसमें क्या है, चर और अचर दोनों का मिश्रण है, तो ये हमारा हो गया व्यंजक। जैसे और 3x² + 5x + 2, ये क्या होगा, हमारा व्यंजक हो गया। यानी जिसमें चर और अचर मिक्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यंजक। ठीक है, व्यंजक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे है समीकरण। अब देखिए जो बहुपद है उसमें बराबर का चिन्ह यानी तुलनात्मक चिन्ह लग गया तो हमारा समीकरण होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 3x³ + 5x² बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 0 हम दे दिए, तो ये तुलनात्मक चिन्ह आ गया, यानी बराबर का चिन्ह लग गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का समीकरण। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब आगे है घात। देखिए आगे है हम लोग का घात। तो घात किसको कहा जाएगा, तो बहुपद के अधिकतम पावर को ही घात बोल सकते हैं, डिग्री बोल सकते हैं, कोटि बोल सकते हैं। जैसे देखिए हम बोल दिए 3x³ + 5x² + 9x। इसमें पूछेंगे कि इस बहुपद का घात या कोटि या डिग्री कितना है, तो हम लोग आसानी से बोलेंगे कि 3 है। 3 कैसे देखेंगे कि इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, चर का अधिकतम घात जितना होगा वही हम लोग का बहुपद का घात या कोटि होगा। यानी इसमें चर का अधिकतम घात 3 है हम लोग का, तो बहुपद का घात यानी पावर या डिग्री हम लोग का हो गया 3। यहां से आप लोग का घात भी क्लियर हो गया। आगे है गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे लिख दिए 5x³ + 6x², 5x³ + 6x², यानी इसमें पूछ देगा x³ का गुणांक क्या है, तो x³ के गुणांक में x³ के अलावा जितना है वो सब क्या हो जाएगा गुणांक। जैसे x³ के साथ आगे इंटू में क्या है, यानी गुना में क्या है, यहाँ पर गुना में है 5, यानी x³ का गुणांक हम लोग का 5 हो जाएगा। वहीं कोई पूछेगा x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक हम लोग का हो जाएगा 6, यानी गुणांक आगे जो गुना में रहता है उसको गुणांक बोलते हैं। जिसका पूछेगा उसके अलावा बाकी बच जाए, जैसे x³ पूछा है, x³ के अलावा जो बच गया वो हो गया उसका गुणांक, x² के अलावा जो बच गया वो हो गया उसका गुणांक। आगे है प्रारूप और शून्यक। प्रारूप और शून्यक समझने से पहले हम लोग बहुपद को समझ लेते हैं। देखिए बहुपद का हम लोग पहचान, आखिर कैसे जानेंगे कि हमारा बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद को पहचान हमेशा उसके चर के अनुसार किया जाता है। यानी किसको देखा जाता है उसमें, बहुपद में हमेशा चर को। जैसे हम पहला पॉइंट लिख देंगे कि चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। देखिए चर का घात सदैव क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम लोग
देखिए तो हम लोग 2 नियम लिख दिए। यानी पहला नियम है चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। और एक और पॉइंट हम यहाँ पर डाल लेते हैं, बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए। ये अगला कौन सा नंबर है हम लोग का? 4 नंबर, यानी बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए। इतना से हम लोग बहुपद का पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए पहला रूल समझा देते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर हमेशा धनात्मक में होना चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं x के पावर -2 + 3। देखिए अब यहाँ पर जो x का पावर है यानी चर का जो घात है वो कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक हमको नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक हमको नहीं होना चाहिए, सदैव क्या होना चाहिए? हम लोग को धनात्मक होना चाहिए। दूसरा केस में क्या है? चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, यानी बट्टे में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दें 5/3x + 6x²। ये कभी भी हम लोगों का ये नीचे जो बटा में है हर में नहीं होना चाहिए। जो चर है हम लोग का हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख दिए √3x, तो ये हम लोग का रूट में फंस गया, +5x²। ये रूट में कभी नहीं होना चाहिए, रूट से बाहर होना चाहिए लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए। और अगला है कि तुलनात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, यानी बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, आप लोग को यहाँ पर समझाते हैं। जैसे 6x² + 7x³ - 5x + 9 बराबर 0 लिख दिए। अब ये बताइए हम लोग का बहुपद है कि नहीं है? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि रूल हमारा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए जो चौथा रूल है, चौथा रूल क्या बोला है कि बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए, इसमें बराबर का चिन्ह आ गया, यानी बराबर का चिन्ह आ गया तो ये समीकरण बन गया, यानी हम लोग का ये बहुपद नहीं होगा, हम लोग का बहुपद ये नहीं होगा। अगला लिखते हैं 3x³ + 5x² / 6x + 9x³ + √5x²। अब ये देखिए तो जब भी एग्जाम में हम लोग का इसी तरह का देगा, जब भी इस तरह का देगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि आगे इसका क्या सोल्यूशन मिलता है। जो फाइनली सोल्यूशन मिलेगा उसमें देखना है कि चर का कंडीशन क्या है। अचर को नहीं देखना, अचर कहीं भी कुछ भी हो सकता है लेकिन चर नहीं हो सकता है, चर को हमको देखना है। जैसे ये 3x³ अपना जीरो कहते हैं हो गया, यहाँ पर देखिए कटाएंगे तो एगो x से एगो x कट गया, तो यानी क्या बच गया 5/6x + 9x³। अब यहाँ पर देखिए x² रूट में है यानी एगो x निकल जाएगा, यानी क्या बचेगा √5x। अब देखिए जो रूल हम लिखे हैं रूल हमारा फॉलो करा है कि नहीं। पहला रूल हम लोग क्या लिखे हैं? तो पहला रूल है कि चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो चर का घात हम लोग देख लेते हैं, यानी चर का घात हमारा क्या है? देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, एक छिपा है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी एक छिपा है, यानी ये हम लोग का क्या है? धनात्मक है। चलिए पहला रूल फॉलो कर गया। दूसरा रूल क्या है? चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। देखिए हर में नहीं है, अचर है हर में, लेकिन कोई भी रूल अचर के लिए ना है, चर के लिए है। चर पे हमको देखना है, अचर पे ना देखना, अचर कहीं भी हो सकता है। तो दूसरा रूल भी हम लोग का फॉलो कर गया। तीसरा क्या है? चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रूट में हमारा क्या है? अचर है, लेकिन यहाँ पर चर ना है। यही ध्यान देना है कि हमारा जो भी रूल है सब अचर पे है, चर पे ना है, चर कहीं भी हो सकता है। अगला लास्ट है बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए, यानी तुलनात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, जो इसमें बराबर का चिन्ह है नहीं। यानी सब रूल को हमारा फॉलो कर गए थे, यानी ये हमारा क्या हो गया? बहुपद है। यहां तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए और कुछ एग्जांपल दे देते हैं जिससे और ज्यादा समझ में आए। देखिए 7x³ / 9x² + √16x³ + 6x² + 9। अब देखिए ये अगला एग्जांपल है, ये हम लोग का बहुपद है कि नहीं है, इसको हम लोग हल करेंगे, हल करके देखेंगे। देखिए x² से ये कट गया, ये वो x ऊपर बचा, यानी 7/9x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 16 का वर्गमूल 4, x³ 3 गो है, यानी एगो निकल जाएगा, एगो लेकिन रूट में फंस जाएगा। फिर आगे प्लस 6x² + 9। अब देखिए तो ये हम लोग का रूल को फॉलो कर रहा है। रूल पहला क्या बोला है कि चर का घात सदैव धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दूसरा रूल क्या बोला है कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बोला है कि चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ रूट में देखिए एगो चर मिल गया है। देखिए
रूट में मिल गया था, यानी हम लोग का यह बहुपद नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग किसी भी प्रकार के बहुपद को हल करके देख सकते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, 27x प्लस 9x क्यूब बाई 16x स्क्वायर प्लस 25x बाई x स्क्वायर। अब देखिए इसको देखें, हल करते हैं, जितना हल होने लायक है कितना हो जाएगा 27x प्लस, देखिए x स्क्वायर से ये 2x कट गया तो एगो x बच गया, 9/16x प्लस, अब देखिए एगो x से एगो कट गया तो एगो नीचे बच गया, यानी 25 इंटू में 1/x बच गया हम लोग का। दूसरा रूल क्या कहता है कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहाँ पर चर हर में मिल गया, यानी इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब आप लोग को शायद बहुपद सब क्लियर हो गया होगा कि बहुपद हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं बहुपद के प्रकार की तरफ। देखिए बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद को हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। बहुपद के दो नहीं तीन तरह से बांट सकते हैं हम लोग। बहुपद को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं, जिसमें से पहला क्या होगा हम लोग का घात के आधार पर। पहला हो गया घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर। पद के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। तीसरा चर के आधार पर, यानी बहुपद को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं। पहला घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर, तीसरा चर के आधार पर। जैसे देखिए अब पद के आधार पर बहुपद क्या हो सकता है, देखिए पहला हम लोग लिख देंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात। त्रिघात बहुपद। चौथा चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद। आगे पंचघात बहुपद, छघात बहुपद, सतघात बहुपद, यानी बहुपद इसी प्रकार से चलता रहेगा, इसका कोई फिक्स ना है। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम 3 तक पढ़ना है, त्रिघात तक पढ़ना है। इसलिए कुछ लोग बता देते हैं कि बहुपद 3 प्रकार का होता है, लेकिन बहुपद का प्रकार आगे भी चलते रहता है, जिससे हम लोग 3 प्रकार का नहीं कह सकते हैं। जिसे पहला क्या है रैखिक बहुपद, दूसरा क्या है द्विघात बहुपद, तीसरा क्या है त्रिघात, चौथा चतुर्घात, पंचघात, छघात, सतघात, अठघात, ऐसे ही चलते रहेगा। अब देखिए पद के आधार पर, पद के आधार पर भी हम लोग बहुपद का प्रकार लिख सकते हैं। जैसे पहला हो गया एक पदी बहुपद। दूसरा हो गया द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद। चौथा चतुर्थपदी बहुपद। बहुपद, ऐसे ही बहुपद का प्रकार आगे भी चलते रहेगा, यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुष्पदी बहुपद, इसी तरह से बहुपद का प्रकार चलते रहेगा। किसके आधार पर? पद के आधार पर। इसी प्रकार आएगा चर के आधार पर। चर के आधार पर भी बहुपद इसी तरह से चलते जाएगा, यानी पहला एक चर वाला बहुपद, दूसरा द्विचर वाला, तीसरा त्रिचर वाला, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। लेकिन हम लोग से ज्यादा पढ़ना है हम लोग को द्विघात बहुपद। 10 क्लास के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है द्विघात बहुपद। ये हम लोग का हो गया बहुपद के प्रकार। चलिए आगे इसमें हम लोग और देखते हैं। अब एक
पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद किसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए पहला है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसे कहेंगे हम लोग, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसी प्रकार बताइए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी चतुर्थघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 है उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं। पंचघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की अधिकतम घात 5 हो उसे पंचघात बहुपद कहते हैं। यानी इसी तरह से बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार को हम लोग लिखते चले जाएंगे। अब इससे एग्जांपल देखते हैं। रैखिक बहुपद यानी क्या बोला, जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो जैसे देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं x + 5। और इसमें देखिए बहुपद का घात किसे पता चलता है, तो चर के अधिकतम घात से। तो हमारा चर यहाँ पर क्या है, x का अधिकतम घात क्या है, 1 है। तो ये हम लोग का रैखिक बहुपद हो गया। आगे देखिए 2x + 3। यहाँ पर भी चर का हम अधिकतम घात देखेंगे। बहुपद के घात देखने के लिए चर का घात देखा जाता है, और चर का अधिकतम घात अगर 1 होगा तो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, अगर 2 होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, अगर 3 होगा तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यानी ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। और वहीं कोई पूछेगा द्विघात बहुपद किसे कहलाएगा, किसे कहते हैं, क्या कहलाएगा, तो द्विघात बहुपद यानी जिस बहुपद का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे देखो हम यहाँ से बना देते हैं द्विघात का। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 5x + 9। देखिए इसमें चर का अधिकतम घात क्या है, 2, जिससे बहुपद का घात पता चला, यानी बहुपद का अधिकतम घात 2। तो ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। यही लिख देते हैं 5x² + 9x - 7। इसमें भी चर का अधिकतम घात 2 है। ये कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे 7x² - 245। ये भी क्या है, हम लोग का द्विघात का, चर का अधिकतम घात क्या है, 2 है। यानी द्विघात बहुपद में चर का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। त्रिघात बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए। क्लियर है आप लोग। चलिए हम थोड़ा सा समझा देते हैं इसको, त्रिघात को। देखिए जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 7x³ + 9x² - 5x। ये हम लोग का क्या है, 9x² - 5x। ये हम लोग का क्या है, त्रिघात बहुपद है। देखिए चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, यानी बहुपद का अधिकतम घात 3 कहलाया। जब बहुपद का अधिकतम घात 3 तो उस बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी तरह जिस बहुपद का अधिकतम घात 4 होगा उसे चतुर्घात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का अधिकतम घात 5 होगा उसे पंचघात बहुपद कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पद के आधार पर जो बहुपद है इसके बारे में। अब आगे देखिए पद के आधार पर एक पदी, यानी इस बहुपद में एगो पद होगा। जैसे हम लिख दिए 6x² यानी 7x। ये सब हमारा लोग का क्या है, एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद होगा। जिसमें 2 पद होगा वह द्विपदी। जैसे हम लिख दिए 7x + 3। इसमें 2 पद हो गया, तो यानी कौन सा ये बहुपद कहलाया, द्विपदी। जिसमें 2 पद हुए द्विपदी, जिसमें 1 पद हुए एक पदी, जिसमें त्रिपद यानी 3 पद वो त्रिपदी। जैसे लिख देते हैं x² + 5x - 9। ये हम लोग का क्या कहलाएगा, त्रिपदी, क्योंकि इस बहुपद में हम लोग का 3 पद है, तो ये हम लोग का त्रिपदी कहलाएगा। चतुर्थपदी जिसमें 4 पद हो, जैसे लिख देते हैं 7x³ - 8x² + 9x - 8। इसमें हम लोग का कितना पद है, देखिए 4 पद है, तो 4 पद है तो ये
चतुर्थघात यानी चतुर्थपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार है हम लोग का अगला चर के आधार पर, यानी जिसमें एक चर रहेगा एक चर वाला बहुपद, जिसमें दो चर रहेगा दो चर वाला बहुपद, जिसमें तीन चर रहेगा वो तीन चर वाला बहुपद। यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब आगे हम लोग का इसमें है प्रारूप। अब देखिए प्रारूप के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। प्रारूप यानी साधारण रूप होता है, जैसे रैखिक। रैखिक का साधारण रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ये हम लोग का साधारण रूप, यानी यही हम लोग का प्रारूप हुआ। अगला द्विघात। द्विघात का क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोग का द्विघात का हो गया। अगला है त्रिघात। त्रिघात का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही हम लोग का प्रारूप होता है, यानी बहुपद के निकालने का बहुपद का रूप होता है। प्रारूप का मतलब बहुपद का रूप। यानी रैखिक का रूप क्या होता है? तो रैखिक का रूप होता है ax प्लस b। द्विघात का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हम लोग का त्रिघात का प्रारूप हो गया। यानी प्रारूप होने का मतलब एक तरह से रूप। अब आगे है हम लोग का शून्यक। शून्यक निकालना। शून्यक अब कैसे बहुपद का निकाला जाता है? शून्यक निकालेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक। लेकिन शून्यक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जैसे अब कैसे पता चलेगा किस बहुपद का शून्यक की संख्या कितनी होगी, यानी कौन सा बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होगी, इसको हम लोग जानने के लिए बहुपद के घात को देखेंगे। यानी शून्यक की संख्या जानने के लिए हम लोग बहुपद की घात को देखेंगे। जैसे देखिए हम लोग के पास है 2x प्लस 3, ये कौन सा बहुपद है? तो सब लोग बोलेगा आसानी से कि ये हम लोग का रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद है, यानी बहुपद का अधिकतम घात जितना होगा उसका शून्य की संख्या उतना ही होगा। यानी बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 1, तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 1। यही लिख दिया हम द्विघात, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। तो इसमें x की मान यानी शून्य की संख्या कितना होगा? इसमें हम लोग का 2 हो गया। यानी शून्य की संख्या किसके ऊपर निर्भर करता है? तो बहुपद के घात के ऊपर। बहुपद के जितना अधिकतम घात होगा उस बहुपद की शून्य की संख्या उतना ही होगी। जैसे हम त्रिघात लेते हैं 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, यानी इस बहुपद है, ये इस बहुपद का अधिकतम हम लोग का शून्य की संख्या कितना होगा? तो अधिकतम चर की घात के बराबर होगा। देखो चर की घात कितना है, यानी बहुपद की घात अधिकतम हम लोग का 3 है, इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3। ये हम लोग का शून्य की संख्या। आज के लिए इतना ही। आज के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुपद को हल करने का सीखेंगे, यानी शून्य ज्ञात करने का सीखेंगे, शून्य के फार्मूला सिद्ध करने का, हल करने की विधि सबके बारे में जानेंगे। चलिए धन्यवाद।